हेलो गाइज, आज हम लोग एक्सीड पब्लिकेशन सुपर टेट का जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो आम खाया जाता है में कर्म वाच्य हो जाएगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कर्ता को गौड़ करके कर्म की प्रधानता की गई है, अतः कर्मवाच्य है। इसके अन्य उदाहरण है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पानी पिया जाता है, आग जलाई जाती है इत्यादि। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चितप्रीत, परति गाठ दुर्जन यह दई नई यह रीत। इस पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि जब कोई काम कहीं और होता है परंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, असंगति अलंकार। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, दूसरा साधारण वाक्य, सरल वाक्य कोई साधारण वाक्य भी कहते हैं, और दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। इसमें पदबंध जो है ये वाक्य के भेद नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन पदबंध सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलगाय में कौन सा समास है। तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। आइए जान लेते हैं कैसे कर्मधारय समास होगा। तो कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है, जैसे पीताम्बर, नीलकमल, महात्मा इत्यादि। ये सभी कर्मधारय समास का उदाहरण है। आइए तत्पुरुष समास के भी बारे में जान लेते हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतिम जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, बलहीन, बल से हीन इत्यादि। आइए अव्ययी भाव समास के बारे में जान लेते हैं। जिस पद के प्रथम पद अव्यय होते हैं उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट, यथार्थ इत्यादि। आइए द्वंद्व समास के बारे में जान लेते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें नीलगाय में कर्मधारय समास हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 5वां क्वेश्चन पे देखते हैं। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो। तो जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द असाध्य हो जाएगा। छुआछूत से फैलने वाला रोग को संक्रामक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वां। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द बताना है। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं, जिसका स्थायी भाव रति होता है। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। वीडियो को पॉज करके ये पद्यांश हम पढ़ लिए हैं। आइए इसके आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन, इससे जो बना हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं
कि क्या क्वेश्चन किया हुआ है इस पद्यांश से। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? तो कविता के अंत में इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इस बात का व्यंग किया गया है कि कुछ इंसान अपनी आवश्यकता के लिए जानवरों, जंगलों और पक्षियों के प्रति नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हंसना कैसी क्रिया है? तो हंसना अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? रोना, उड़ना, जाना, सोना इत्यादि ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया में क्या आ जाएगा? खाना, गाना, पढ़ना इत्यादि। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो क्रियाओं के संयोग से बनता है तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होगा। जैसे खाने लगा, गाने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने दो, जाने दो, कूद पड़ा, पढ़ ली इत्यादि में संयुक्त क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो आइए जान लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के भी बारे में। अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आना या फिर लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे उठाना प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। इसी प्रकार दिलाना या फिर दिलवाना, भगाना, भगवाना इत्यादि ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द अमावस्या होगा, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य शब्द रात्रि के उदाहरण हैं। रात्रि के पर्यायवाची क्या होते हैं? विभावरी, निषिद्ध, काली माँ। तो पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द अमावस्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित तद्भव है, तो निम्नलिखित में तद्भव गांव हो जाएगा। गांव का तत्सम ग्राम होगा, अमृत का अमी होगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा, एकत्र का इकट्ठा हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए। रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति से करण कारक की विभक्ति है, अर्थात इस वाले में करण कारक सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो इसमें सी वाला ऑप्शन करण सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप लोग पोज करके पढ़ लीजिएगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हुआ है वो उसको हम बता देते हैं। तो हर घर में किस जल चीज का आग्रह बना हुआ है? तो हर घर में 2-2.5 साल के बच्चों को, जो छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का आग्रह बना हुआ है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण राम, श्याम, हिमालय, अमेरिका, चंद्रमा, सोमवार, जनवरी, नंदनी इत्यादि। इसमें जो शेष दिया हुआ है ऑप्शन गाय, पहाड़, आम, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो सम उपसर्ग से निर्मित शब्द संयोग हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, संक्रांति हो जाएगा, संन्यास हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। अर्थात इसमें सभी सम उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्व में त्व प्रत्यय एवं महत्व मूल शब्द में त प्रत्यय से बना है। इसके अन्य उदाहरण कृतित्व, ममत्व,
सतीत्व इत्यादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमार्थ का संधि विच्छेद है, तो परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम धन अर्थ परमार्थ, ये इसमें दीर्घ संज्ञा संधि हो जाएगी। जब दो समान स्वर वर्णों के मेल से दीर्घ संधि बनती है, जैसे भोजन प्लस आलय भोजनालय, गिरी प्लस ईश गिरीश, भानु प्लस उदय भानुदय, महाधन आत्मा महात्मा, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। सार्थकता की दृष्टि से बढ़ते क्रम में भाषा की इकाइयां हैं वर्ड, वर्ड के बाद अक्षर, वर्ड के बाद अक्षर, अक्षर के बाद पद या शब्द के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य, अंत में वाक्य आ जाता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा वर्ड। अंडे का शहजादा होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो अंडे का शहजादा होना का मुहावरे का सही अर्थ है अनुभवहीन होना, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रचूड़ गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह शिव का पर्यायवाची है, तो चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रचूड़ गणेश का पर्यायवाची न होकर के ये शिव का पर्यायवाची है, और शिव के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ इत्यादि। आइए गणेश के अन्य पर्यायवाची जान ले। गजवदन, लंबोदर, मोदक प्रिय, गौरी सूत, एकदंत, भवानी नंदन, गणपति, कविवर वदन, विनायक, गणेश इत्यादि गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे। हम लोग संस्कृत, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग इसको स्किप करेंगे। इसके लिए आप लोग को अलग से प्रैक्टिस सेट देंगे। संस्कृत, गणित, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। आइए विज्ञान के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी, तो अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? तो अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका अणु त्रिपरमाणुक होता है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। जीव को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में मुक्त क्लोरीन उपस्थित होती है, अतः यह जल में उपस्थित जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखती है, तो इसमें विरंजक चूर्ण सही हो जाएगा। निम्न में से अक्रिय तत्व हैं, इस हीलियम एक अक्रिय तत्व है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। जो कैडमियम शरीर के सुरक्षा स्तर से अधिक मात्रा में पहुंचता है तो यह रोग होता है। इसमें अस्थियों एवं जोड़ों के दर्द के अलावा
यकृत व फेफड़ों का भी कैंसर हो जाता है। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। ये हृदय संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्त दाब को बढ़ाते हैं। पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। प्रारंभ में यह जापान की मिनीमाता खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां खाने से हुआ है। तो इसमें इटाई रोग ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन क्या है इसमें, और ये इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के लगातार संपर्क से होता है। ऑप्शन 48 क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टिकोण में हार्मोन मुख्य रूप से प्रोटीन एक स्टीरॉइड्स से निर्मित होते हैं। स्टीरॉइड्स हार्मोन का आधार पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है। सामान्य रूप से कुछ हार्मोन अमीनो अम्ल और वसी अम्लों के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग भूख, प्यास, थकान, नींद, शरीर का ताप नियंत्रण आदि क्रियाओं को नियमन या नियंत्रण करता है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आवृत्तिबीजी एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है। तो आवृत्तिबीजी पादपों में निषेचनोपरांत बीज कवच बीजांड अध्यावरण से बनता है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन को स्किप करते हैं। मैथ का, संस्कृत का, इंग्लिश का और रीजनिंग का और करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान से। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। तो कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। कैबिनेट मिशन के संबंध में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। तो भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार कैबिनेट मिशन योजना ने दिया। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, हाइड्रोजन 0.01%। अतः स्पष्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत अधिक है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
तो विश्व के 7 महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का घटता क्रम इस प्रकार है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया। 24 दिनों में 241 मील अर्थात 390 किलोमीटर की यात्रा की। गुजरात के नवसारी जिले में दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 में महाराष्ट्र के बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसमें आरजी भंडारकर, एनजी चंद्रावकर तथा महागोविंद रनाडे की सहभागिता थी। तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुरजिल, चांगला, ये जम्मू कश्मीर में ये दर्रे स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित हैं। सिक्किम में जयलेपला, नाथुला, डोंकिया ये सिक्किम में ये दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, पांगसाड़ दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट दर्रा स्थित है। केरल में पाल घाट, सेनकोट्टा दर्रा स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तित होता है तथा विकास के साथ साथ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा तीनों रेखाएं किन महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो कांडला बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का हिस्सा नहीं है। कांडला बंदरगाह, यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्र तट पर देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह, यह बंदरगाह महानदी के मुहाने पर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर ओडिशा में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1962 ईस्वी में की गई। तूतीकोरिन, यह बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्र तट पर तमिलनाडु में स्थित है। यह एक उथला बंदरगाह है। इसे
मत्स्यपत्तन भी कहा जाता है। इसका वर्तमान नाम बीओ चिदम्बरम है। आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दोनों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो है, जिसको मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यह सूर्योदय के कुछ पूर्व सूर्योदय के बुध यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यह सूर्योदय के कुछ पूर्व दिखाई पड़ता है। यह सौरमंडल का प्लूटो के निष्कासन के बाद सबसे छोटा ग्रह है। आइए शुक्र के बारे में जान लेते हैं। वीनस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह या फिर इसे साँझ का तारा या फिर भोर का तारा भी सूर्य ग्रह को कहा जाता है। तो दो ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र हो जाएंगे। पर्यावरण शिक्षण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। तो पर्यावरण शिक्षण हेतु प्रभावशाली विधि पर्यटन विधि है। शैक्षिक भ्रमण से आशय ऐसे भ्रमण से है जिसमें विद्यार्थी कक्षा के बाहर एवं प्राकृतिक वातावरण में जाकर निरीक्षण अथवा अवलोकन के माध्यम से ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसे पर्यटन विधि कहते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली विधि पर्यटन विधि हो जाएगी। प्रयोजना विधि के बारे में आइए जान लेते हैं। तो प्रयोजना विधि के प्रणेता जॉन डीवी थे। प्रयोजना विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर प्राप्त होता है तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नोत्तर परिचर्चा का दोष नहीं है? तो चिंतन एवं भाषाई कौशल का विकास होता है। यह प्रश्नोत्तरी परिचर्चा विधि का गुण है। प्रश्नोत्तर परिचर्चा विधि के दोष निम्नलिखित हैं। पाठ्य वस्तु का विकास की धीमी गति से होना, प्राथमिक स्तर पर प्रयोग में कठिनाई, कुशल एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता। इस विधि में एक अच्छे पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी विचार विमर्श से पहले अध्ययन कर सकें। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर परिचर्चा विधि का दोष नहीं है, तो चिंतन एवं भाषाई कौशल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें तथा कक्षा में नियमित उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार के द्वारा बच्चों को प्राप्त होती है। तो परिवार के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है, जीवन व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा प्राप्त होती है, जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। अर्थात इस वाले में उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? तो पिछड़ापन मापने की इकाई शैक्षिक उपलब्धि है। पिछड़े बालक का तात्पर्य वैसे बालक से होता है जो बुद्धि, शिक्षा इत्यादि में अपने समकक्षों से काफी पीछे रह जाते हैं। पिछड़े बालक को मूलतः शैक्षिक उपलब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि मापने हेतु सूत्र इस प्रकार है।
EQ इज इक्वल टू EA/CA/100, अर्थात शैक्षिक लब्धि बराबर शिक्षा आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह विद्यालय को कितना समय देना चाहिए? तो NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह विद्यालय को 45 घंटे देना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया था। इसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने तैयार किया था। तो इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह विद्यालय को 45 घंटे का समय देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, CCE का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो CCE का संबंध केवल अनुशासन से नहीं है। CCE या फिर सतत विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षाओं के डर को कम करना तथा विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को ग्रेड में प्रतिस्थापित करना, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता प्रक्रिया पर बल देता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय की उचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो उचित पुस्तकों का संकलन, पत्र पत्रिकाओं का चुनाव, प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष, ये तीनों तत्व पुस्तकालय की उचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ये सभी इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन जॉन डेवी का है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने शिक्षा को एक प्रक्रिया माना है जिसके 3 अंग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन्हीं तीनों अंगों के पारस्परिक क्रिया में ही शिक्षा निहित है। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, यह शिक्षक तथा बालक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जॉन डेवी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता का उद्देश्य नहीं है। तो कविता का उद्देश्य व्याकरणिक नियमों का ज्ञान कराना कविता शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कविता शिक्षण का उद्देश्य कल्पना शक्ति, बोध शक्ति का विकास करना और छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। तो इस वाले क्वेश्चन में कविता का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, व्याकरणिक नियमों का ज्ञान कराना। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें निगेटिव पूछा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। 91 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख आधार है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख आधार वंशानुक्रम एवं वातावरण है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनेक आधार होते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, लिंग भेद, स्वास्थ्य, प्रजाति और राष्ट्रीयता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? तो सीखना सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक आर्थिक एवं राजनीतिक दशा, रहन सहन और सांस्कृतिक स्थिति, सीखना और उससे प्राप्त अनुभव तथा ज्ञान,
अभिवृत्तियाँ, आचरण, व्यवहार तथा आदतें, परिपक्वन तथा अधिगम, भाषा और संपर्क, समाज की संस्थाएं और उनकी क्रियाकलाप। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की पहली उल्लेखनीय अवस्था है। तो किशोरावस्था में प्रवेश करते ही बालक में अनेक प्रकार की शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास दो प्रकार के होते हैं, बाह्य तथा आंतरिक। यह परिवर्तन ऊंचाई, भार, आवाज, दाढ़ी, मूछ आदि के रूप में दिखाई देते हैं। तो किशोरावस्था की पहली उल्लेखनीय अवस्था शारीरिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। संवाद बहुत ही दुर्लभ और सुंदर घटना है। कक्षा से बाहर बच्चे संवाद करते हैं, वे अपनी बात शब्दों के माध्यम से बड़ों तक पहुंचाते हैं। संवाद के साथ होने वाले पढ़ाई में सीखने की क्रिया बड़े ही स्वाभाविक ढंग से होती है। इससे अच्छी अच्छी बातें निकल कर आती है। अर्थात कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। इसमें सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास के दौरान अधिक प्रभावशाली है। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण की प्रविधि है जिसके माध्यम से एक एक करके शिक्षक कौशलों का विकास किया जाता है या अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का निर्माण अमेरिका के प्रोफेसर D.W. एलेन एवं कीथ एचिसन ने किया था। तो सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है अध्यापन अभ्यास के दौरान, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है वैज्ञानिक चिंतन। निगमनात्मक तर्क ऐसे तर्क होते हैं जिसमें व्यक्ति पहले ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस प्रकार के तर्क मानव एवं पशुओं दोनों में पाए जाते हैं। आगमनात्मक तर्क ऐसे तर्क होते हैं जिनमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के तर्क मानव एवं पशुओं दोनों में आगमनात्मक तर्क ऐसे तर्क को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित तर्क पर पहुंचता है। इसे आगमनात्मक तर्क कहते हैं। तो ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त रणनीति वैज्ञानिक चिंतन है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो गणित में अधिगम निर्योग्यताओं का आकलन निदानात्मक परीक्षण द्वारा उचित तरीके से किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गणितीय अधिगम अनिर्योग्यता या अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। गणितीय अधिगम अक्षमता का कारण गणितीय क्षमता का अभाव, प्रारंभिक शिक्षण के समय गलत तरीके से गणित लिखना, स्नायु तंत्र की गड़बड़ी, बालक की उत्श्रृंखलता, प्रारंभ में गिनती प्रपाड़ा को मातृभाषा में लिखना तथा बाद में अंग्रेजी में लिखना, ये सभी है के गणितीय अधिगम अक्षमता का कारण है। तो गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निदानात्मक परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से प्रयोग किया जा सकता है।
जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा। अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उसकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा। अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विकास के सिद्धांतों के बारे में प्रमुख कथन निम्न है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। अतः बुद्धि को मापा तौला जा सकता है, जबकि विकास को मापा तौला नहीं जा सकता। अतः प्रश्न के विकल्प में दिए गए कथन विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन किया जा सकता है, यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अ, ब, स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि वह उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः क्या है? तो अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः निपुणता, निष्पादन, निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निष्पादन, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। मातृ दिवस 2 मई को मनाया जाता है और हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है तथा द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा 1989 में दिया गया। अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। रासलीला, नौटंकी, झूला, रसेली ये उत्तर प्रदेश का है। असम में बिहू, महारास, नट पूजा, बोईसाज ये असम का है। पश्चिम बंगाल में कीर्तन, बाउल, जया, काठी ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र में तमाशा, कोली, नाटक ये महाराष्ट्र का है। यूनेस्को ने किस भारतीय मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में रखा है? तो
कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में रखा है। यह मेला प्रत्येक 12 साल के बाद देश में 4 अलग अलग स्थानों पर प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में माघ महीने में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला लगता है। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। इसमें पहला क्वेश्चन आंसर कुंभ मेला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक स्थल इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां मुहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में करवाया था। फिरोजाबाद की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। तो इसमें पूर्व का उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नौमी सारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नौमी सारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। इस स्थान के बारे में यह कथा प्रचलित है कि यहाँ के महर्षि दधीचि ने राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी अस्थियां देवताओं को दान कर दी थी। इस स्थान को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बीएचयू भारत निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो बीएचयू भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू उनकी स्थापना 1916 में हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 में हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई है। विलियम डी नार्डहास और पॉल एम रोमर को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है। करेंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना भारत के किस शहर में की जाएगी? तो पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना भारत के पटना शहर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला निम्न में से कौन सा पहला विश्वविद्यालय बन गया? तो JNU संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय JNU बन गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखा? तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा। 15वां प्रवासी दिवस उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 15वां प्रवासी दिवस उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित किया गया। स्वच्छता ही, ये करंट अफेयर्स का है। एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। बाईसवां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 22वां राष्ट्रीय महोत्सव गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किया गया। गीता रिविजेट पुस्तक के लेखक हृदय नारायण दीक्षित हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवार में बेटी के जन्म लेने पर उसके नाम कितने का ब्रांड प्रदान करेगी? तो भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवार में बेटी के जन्म लेने पर उसके नाम 50,000 रुपये का ब्रांड प्रदान करेगी। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुई थी। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लैन का पूरा नाम बताइए। कंप्यूटर में लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है, जो घर, कार्यालय, स्कूल या हवाई अड्डों जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत्त करता है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एनिएक था। एनिएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट है, एकीकृत परिपथ जिसको कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल किस जगह संग्रहित होती है? तो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षाएं महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों से प्यार एवं स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में सद्भावना पूर्ण तथा सम्मानपूर्ण होना चाहिए, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम
किस प्रकार का प्रेरक है? तो प्रेम एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। मनोवैज्ञानिक प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे भय, प्रेम, क्रोध, सुख, दुख इत्यादि। अगला इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चों को विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहे हैं? इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। छात्रों का ध्यान लक्ष्य की ओर आकर्षित करके उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक की इस भूमिका को प्रकट करता है मार्गदर्शन। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में छात्रों का ध्यान लक्ष्य की ओर आकर्षित करके उसे प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक द्वारा यह जानना कि छात्र शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं निभाता है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए आवश्यक होती है, ताकि विद्यालय कैसे चल रहा है और कहाँ सुधारों की आवश्यकता है यह वे समझ सकें। परामर्शदाता के रूप में शिक्षक समस्यात्मक बालकों एवं बाल अपराधियों को सुधार हेतु परामर्श देना। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कक्षा कक्ष में अनुशासन कायम रखने के लिए एक शिक्षक कौन सी क्षमता प्रभावी रूप से होनी चाहिए? शिक्षक में कौन सी प्रभावी रूप से क्षमता होनी चाहिए? तो कक्षा में अनुशासन कायम रखने के लिए एक शिक्षक में कक्षा के प्रबंधन की क्षमता प्रभावी रूप से होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासनहीनता के प्रमुखतः 4 कारण है: वंशानुगत कारण, सामाजिक आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, शैक्षिक कारण। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या एक प्रमुख समस्या है, जिसे कुछ उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त अध्यापक विधि, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उत्तम भौतिक वातावरण तथा वर्ग में छात्रों की बैठने की व्यवस्था आदि। धर्म निरपेक्ष राज्य में सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने तथा उसे परिवर्तित करके आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना मूलतः किसका उत्तरदायी है? तो धर्म निरपेक्ष राज्य में सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने तथा उसे परिवर्धित करके आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का उत्तरदायित्व तो विद्यालय का है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही। मूल्य वे विचारक हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। मूल्य के संबंध में यह कथन किसका है? तो मूल्य वे विचारक हैं जिसके लिए मनुष्य जीते हैं। मूल्य के संबंध में यह कथन ओटावे का है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण, व्यवहार तथा द्वारा साचर स्थापित करने में प्रभाव डालने का माध्यम है। यह कथन टॉमसन का है। अगला क्वेश्चन है, दंड एवं पुरस्कार में मूलभूत अंतर क्या है? तो दंड एवं पुरस्कार में मूलभूत अंतर: दंड छात्रों में सुधार की भावना भरता है तथा पुरस्कार प्रेरित करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसमें जो भी त्रुटियां हो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।